हाउएवर फुट सोल्जरिंग और एक कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए पूरा का पूरा, तो इंडियन आर्मी से बेटर कुछ भी नहीं है, इंडियन फोर्सेस से बेटर कुछ भी नहीं है। वी आर द बेस्ट सोल्जर्स, मोस्ट डिसिप्लिन्ड, मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट पोटेंट। तो सर, हिमाचल को वीरों की भूमि कहा जाता है। क्या ये हिमाचली क्लाइमेट है, हिमाचल के पहाड़ हैं कि हमारे जवानों को वो स्टार्टिंग से इतना मजबूत रखते हैं? आप कभी अगर लेह लद्दाख या स्पीति की तरफ गए हो तो जगह जगह लिखा होता है इन द लैंड ऑफ द लामा डोंट बी अ गामा। जो टेरेन टफ होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे लोग डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बिकॉज आप नेचर के साथ अगर प्ले करते हैं तो आपको डिसिप्लिन टीच कर देती है वो। एक आकाशवाणी में मैं सुन रहा था आपको, आपने बोला था कि जब मेरी कश्मीर में पोस्टिंग थी तो मेरा खून खौल जाता था। वहाँ पे टेररिस्ट्स उनकी कोई गुडविल नहीं है टेररिस्ट्स की। जो पाकिस्तानी टेररिस्ट्स खासकर आते हैं, दे इंडल्ज इन रेप एंड रिमांड ऑफ द लोकल पीपल, एंड वो लोगों को मारते हैं, उनकी एक्सटॉर्शन करते हैं, लोकल वीमेन फोक को एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसको देख के व्हेन यू सी कि आपके अपने कंट्रीमैन के ऊपर इस तरह की एट्रॉसिटीज या टेररिस्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं, नेचुरली आपका खून खौलता है। सो सर, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे एक सवाल करूं मैं, आर्मी भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव आप चाहें तो वो बदलाव क्या आप देखते हैं? ये जो चल रहा है वो सही है सब? नहीं, मैं तो चाहता हूँ बहुत सारे बदलाव आने चाहिए भर्ती प्रक्रिया के अंदर भी, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि ऑफिसर्स के उसके अंदर भी, कमीशनिंग के अंदर ये जो है 60-70 साल पुराना सिस्टम है, ये जर्मन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। 1936 के अंदर जर्मन्स ने इसको जो है बनाया था, हमारी एसएसबी के अंदर सिलेक्शन सिस्टम को। इसके अंदर 14 या 15 मापदंड के ऊपर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, उसके ऊपर ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। सो सर, 4 साल की सर्विस में क्या एक सैनिक का मिलिट्री वाला दिमाग बन पाता है? 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो सिविल में क्या करेगा? जब 4 साल की ट्रेनिंग उसने कर ली और फिर वो फिट हो गया, फाइटिंग फिट हो गया, और उसको मान लो अभी ऑप सिंदूर के अंदर एक्सपीरियंस मिल गया, अग्निवीर है, ठीक है, 4 साल की नौकरी है। अब आपने जो है वो ऑप सिंदूर के अंदर दुश्मन के 4 ड्रोन उड़ा दिए अपने एडी इक्विपमेंट के साथ। अभी आप सिविल में जाके क्या ड्रोन उड़ाओगे? नहीं ना। नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम अपनी भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करेंगे। उनकी शौर्य गाथा की बड़े सारे किस्से हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल उमंग कोहली जी। 24 साल तक इन्होंने भारतीय सेना में सर्व किया है, और जब ये लोग बॉर्डर पर होते हैं तभी हम एक बिना टेंशन्स के अपने घर में रहते हैं, और जब ये लोग सरहद पर पहरा देते हैं तभी तो हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इन्होंने अग्निवीर योजना, सीडीएस पद और भी कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। तो आइए एंजॉय करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सर, अगर आपसे मैं पूछूं कि वर्ल्ड की सबसे लीथल आर्म्ड फोर्स कौन सी है, तो आप यूएस का नाम लेंगे या फिर ये कहेंगे कि इंडिया का? डेफिनेटली, क्योंकि आगे आप ये कहेंगे कि इंडिया की आर्मी की जो सबसे ताकतवर फोर्स होती है वो इरादे होते हैं, उनकी तैयारी होती है। जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इरादे और तैयारी, वो तो है ही इरादे और तैयारी, पर उसके साथ साथ मल्टी डोमेन स्पेशलिटी जो इंडियन आर्मी की है वो किसी की नहीं है। हम रेगिस्तान से लेके पहाड़ों से लेके हमारी नेवल फोर्सेस, जंगल वॉरफेयर, एज फार एज टेरेन इज कंसर्न्ड, वेरिड टेरेन के अंदर वी आर ट्रेंड। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर भी वी आर एडिक्वेटली ट्रेंड इन द सेंस के एवरी डे देयर आर एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो इंडियन आर्मी कैरी आउट करती है। हमारी एयरफोर्स बहुत ही पोटेंट है, हमारी नेवी बहुत ही एक्सेप्शनली क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट है। सो इस करके द मोस्ट लीथल फोर्स दैट वी हैव इज द इंडियन आर्मी, इज द लीथल फोर्स। इट इज मच बेटर देन एनी अदर आर्मी इन द वर्ल्ड। वो उनकी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर एक्सपर्टीज हो। एयरफोर्स यूएस की लाइक इज क्वाइट अ पोटेंट फोर्स, बट हाउएवर जब जंगल वॉरफेयर या टेररिज्म के बारे में बात आती है या फुट ऑन ग्राउंड की बात आती है, they have bought lots of casualties. It has been seen US आर्मी वियतनाम के अंदर बुरी तरह से हार गए। उसी तरह से इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान के अंदर US आर्मी को वापस जाना पड़ा जब फुट सोल्जर्स ग्राउंड के ऊपर आए। अभी आप देख रहे हैं रशियन आर्मी की भी
उतनी एक्सपर्टीज नहीं है व्हेन दे आर गोइंग इनटू बैटल एंड फुट सोल्जर्स जब ग्राउंड के ऊपर आए हैं. So Air Force is a totally different ball game. The developed nations have a potent Air Force. However, foot soldiering और एक combination अगर देखा जाए पूरा का पूरा तो इंडियन आर्मी से बेटर कुछ भी नहीं है, इंडियन फोर्सेस से बेटर कुछ भी नहीं है. We are the best soldiers, most disciplined, most efficient and most potent. Exactly sir. अगर कारगिल वॉर नहीं हुआ होता तो उमंग कोहली क्या हॉर्टिकल्चरिस्ट होते? जी. So ये बड़ा ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. मेरी बैकग्राउंड हॉर्टिकल्चर की थी, मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर की थी. हाउएवर फोर्सेस के अंदर जाने का जज्बा शुरू से ही था. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारगिल एक ट्रिगर था. However, the overall intent to serve the nation in a very meaningful way was always there. So ये कहना तो मुश्किल है कि सिर्फ हॉर्टिकल्चरिस्ट ही होते. But in any case, कुछ ना कुछ more meaningful for the country, more meaningful for the in a direct way पक्का कर रहे होते हैं. जी. जो हमारे मन में सर एक द्वंद चला होता है क्योंकि बाहर कारगिल वॉर चल रहा था, घर के अंदर आपकी फैमिली आपके लिए प्लान कर रही थी कि आपका एक सेटल्ड करियर हो, तो आपके मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कैसे बाहर निकले उससे आप? नहीं, मेरे मन में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. मैं ऑलवेज आई वांटेड टू गो इन द आर्म्ड फोर्सेस. हाउएवर ओवरऑल पूरा का पूरा नॉट द इमीडिएट फैमिली बट आल्सो द एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द यूनिवर्सिटी आल्सो. उन सब के अंदर एक one thing was quite clear that you are the only son and armed forces के अंदर इतनी casualties हो रही हैं कारगिल के अंदर right now. So एक डर सा होता है because of the love and the affection that they have for you. तो इस करके उनका एक नज़रिया था कि ना ही जाओ तो ठीक है and you should concentrate more on the academics in here rather than going into the field and being in the armed forces. However, I was very clear and I wanted to join, so I joined. Okay. एक रीज़न ये भी था कि युद्ध टीवी पे आप युद्ध की तस्वीरें देख रहे थे. मेजर सौरभ कालिया की आप बात कर लीजिए, आप कैप्टन विक्रम बत्रा जी की बात कर लीजिए. जब आप वो चेहरे सामने आए, आइकॉनिक वो सामने आए. लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की आप बात कर रहे हैं. लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का एक बहुत ही सोर इंसिडेंट था जिसने पूरे के पूरी कंट्री को झंझोर के रख दिया था. आज की डेट में भी उसको जो है वो जस्टिस नहीं मिली है. सो देयर वर लॉट्स ऑफ विक्रम बत्रा थे. सो दे वर अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर श्योर. जब मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के अंदर था तो वंस और ट्वाइस आई हैपन टू सी विक्रम बत्रा एंड आई जस्ट न्यू हिम एट दैट टाइम. सो देयर आफ्टर ऑल्सो कारगिल का एक बहुत इम्पैक्ट हुआ साइकी के ऊपर और उस टाइम जितने भी सारे नौजवान थे उनके ऊपर हुआ. इफ यू सी द कारगिल वॉर you will come to know this battle was fought by young officers. The young officers were leading from the front. जवानों को भी साथ लेके जाने के लिए young officers का बहुत हाथ था. The battlefield higher level के ऊपर और lower level के ऊपर अगर stitch की किसी तरह से vertically and horizontally वो young officer की motivation, जज्बे, जुनून और विल पावर की वजह से हुई. तो वो एक इन्फेक्शियस था और उस टाइम मीडिया ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इट वाज अ फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर सो टू से. आई वुड आल्सो लाइक टू गिव क्रेडिट टू मेनी अदर मीडिया पीपल. दे डिड हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ. उस समय जो बरखा दत्त ने कवरेज की थी वो एक्सेप्शनल थी. उस कवरेज की वजह से बहुत सारे यूथ मोटिवेट होके आर्म्ड फोर्सेस के अंदर गए एंड आई वाज वन ऑफ देम. क्या बात है सर, ये बड़ा ही एक इंस्पिरेशनल पॉइंट है हमारे लिए भी है क्योंकि हमें आज आपसे बात करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और कारगिल की पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही है. उस वक्त तो शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन आज आपके मुंह से ये मतलब बातें हम सुन रहे हैं. पहले हमने किताबों में पढ़ी थी. बड़ा ही ब्रेवरी एक इवेंट था जिसमें पाकिस्तान को चारों तरफ से चित किया था हमारी भारतीय सेना ने. एक पर्सनल अटैचमेंट है सर. कहीं मैंने सुना था कि बॉर्डर मूवी काफ़ी आइकॉनिक है. उसमें एक सीन आता है सुनील शेट्टी की जिस दिन शादी होती है उसी दिन बॉर्डर से उनको बुलावा आ जाता है. कुछ यही रियल फैक्ट आपकी लाइफ से भी जुड़ा है? आपने मेरी पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा वो किया. बिल्कुल सही बात है.
आई थॉट दैट जब मेरी मैरिज हुई तो न्यू ब्राइड को जब वेलकम करते हैं यूनिट के अंदर, आई थॉट कि वो कुछ हंसी मजाक करते हैं, जोक करते हैं, दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ ह्यूमर into the newly married bride, so called married into the olive green. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ही हुआ है, लेकिन that was not true. और जिस दिन शादी के बाद मैं पहुंचा पठानकोट के अंदर, उस टाइम पलटन थी, वो उस दिन मोबिलाइजेशन हो गई। एंड मोबिलाइजेशन इस तरह की हुई कि मैं टैंक्स को टाटरास के ऊपर माउंट करने के लिए गया और वापस ही नहीं आ पाया। और फिर मुझे पता चला मेरे मदर हमें छोड़ने के लिए आए थे दैट सेम डे, एंड मेरे पास कोई वेयरविदॉल नहीं था कि मैं उनको बस स्टैंड तक भी छोड़ सकूं। और मेरे को जो है वो अपनी फैमिली को डिस्पैच करना पड़ा। कोई गाड़ी भी नहीं मिली, बिकॉज ऑल दी व्हीकल्स वर मोबिलाइज्ड एंड वी वर टू मूव टू दी फॉरवर्ड एरियाज। और हमें डिप्लॉय कर दिया गया J&K के अंदर पठानकोट से, और रात को ही मेरे को टैंक्स लेकर मूव करना था। तो 1 by 1 मैंने स्कूटर के ऊपर, अपने मेरा पर्सनल जो स्कूटर था उसके ऊपर उनको बस स्टैंड पे छोड़ा, बोथ माई मदर एंड माई वाइफ, और उनको रात की बस से सोलन के लिए पठानकोट से विदा कर दिया। क्या रिएक्शन था मदर और वाइफ का? इनिशियली मैंने उनको बोला कि ये शॉर्ट टर्म है और फिर जो है उनको जल्दी आ जाएंगे, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे एक्चुअली उनका पलटन के अंदर। एंड बट फिर वो प्रलॉन्ग होता चले गया और फिर लगभग 1 साल लग गया। दे केम बैक एंड जॉइन मी आफ्टर अबाउट अ ईयर। काफ़ी मेमोरेबल मेमोरीज है सर आपकी, और हमेशा ये एक फौजी के लिए बहुत यादगार होती है। इट वॉज अ टिपिकल क्लाइमैक्स सीन एक्चुअली। और जो है कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था उस तरह से लाइफ लीड करनी पड़ेगी। कोइंसिडेंस इस तरह के हुए कि उसी दिन जिस दिन पहुंचे, इनिशियली तो मैंने सोचा वो मजाक ही है, पर जब मैंने देखा पूरी की पूरी डिवीजन मूव कर रही है, एंड पठानकोट के अंदर जो डिवीजन थी वो मूव कर रही थी पूरी की पूरी, आई विल नॉट लाइक नेम द डिवीजन, तो वो डिवीजन मूव कर रही थी पूरी की पूरी बॉर्डर की तरफ, तो उसके साथ ही हमारी आर्मर्ड की यूनिट भी मूव कर रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दी थिंग्स आर मच बिगर एट दैट टाइम, यू नो। सो आई वाज यंग एंड आई वाजंट that old at that time, so it took some time for me to understand what is actually happening. Right. सो सर, हिमाचल को वीरों की भूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है, और हिमाचल से जितने भी हमारे सैनिक रहे हैं देश के लिए सर्वोच्च उन्होंने अपना न्यौछावर कर दिया, परमवीर चक्र उन्हें मिला। क्या ये हिमाचली क्लाइमेट है, हिमाचल के पहाड़ हैं कि हमारे जवानों को वो स्टार्टिंग से इतना मजबूत रखते हैं, शारीरिक मानसिक दोनों तौर से? आप कभी अगर लेह लद्दाख या स्पीति की तरफ गए हो तो जगह जगह लिखा होता है, इन द लैंड ऑफ द लामा डोंट बी अ गामा। जो टेरेन टफ होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे लोग डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बिकॉज आप नेचर के साथ अगर प्ले करते हैं तो आपको डिसिप्लिन टीच कर देती है, वो रिजिड हो जाता है। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है कट शॉर्ट हो सकती है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं हिमाचल के अंदर, उन्होंने बड़ी डिग्निफाइड और टफ लाइफ लीड की है। वो हार्डी हैं, वो टफ टेरेन के अंदर चलने के आदी हैं। उनको गाड़ियों की और बड़े बड़े महलों की सहूलियतें प्राप्त नहीं थी। खेत में काम करने वाले लोग थे या जंगल से लकड़ी लाने वाले लोग थे। वो मीलों चल के जाते थे। स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को चल के जाना पड़ता है, ये नई गाड़ी में बैठे और जाके स्कूल के दरवाजे के ऊपर छोड़ दिया। बचपन से ही लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, अप डाउन वॉकिंग की आदत पड़ जाती है। दूसरा, हमारा हिमाचल के अंदर टीचिंग सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम क्वाइट रोबस्ट एंड डिसिप्लिन्ड है। हमारे टीचर्स रोबस्ट एंड डिसिप्लिन्ड हैं। करप्शन जो है वो रूट नहीं बन गई है अभी तक सोसाइटी की। छोटी छोटी सोसाइटीज होने की वजह से सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ जान पहचान से काम हो जाता है, पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सारी डिसिप्लिन वाली चीजें जो हैं वो घर कर गई हैं हिमाचलियों के दिल में, तो उनके अंदर से ही देश को सर्व करने का जज्बा आता है। चाहे वो पहले परमवीर चक्र हो, चाहे उसके बाद भी कारगिल के अंदर हिमाचलियों की पार्टिसिपेशन हो, ऑफिसर लेवल पे हो, जवान लेवल के ऊपर हो, अंदर से जज्बा आता है देश प्रेम का। और फिजिकली फिट रहते हैं, करप्शन फ्री रहते हैं, इस करके डिलीवर कर पाते हैं।
मैंने देखा है कि हिमाचली सोल्जर्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स, सबसे खतरनाक और खूंखार सोल्जर्स भी हैं। देश को बहुत प्यार करते हैं। उनको जो है देश में ज्वाइन, उसको फोर्सेस में ज्वाइन करने का उनका एकमात्र रीज़न लाइवलीहुड नहीं है कि उनको अपनी जो है वो लाइवलीहुड अर्न करनी है। लाइवलीहुड अर्न करने के लिए उनके पास और भी तरीके हैं। उसके अलावा भी वो देश की सेवा करना चाहते हैं। लोग यहाँ पे जो है फोर्सेस को सर आंखों पे बिठाते हैं, इस करके वो डिलीवर कर पाते हैं। एग्जैक्टली आपने इंडियन आर्मी की बहुत सारी सर बात की। ये भी एक रीज़न है कि इंडियन आर्मी को वर्ल्ड की हाई इंड्योरेंस फोर्स कहा जाता है। वी आर वेरी टफ। हमारी ट्रेनिंग, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी ट्रेनिंग वेरियस रगेड टेरेन्स के अंदर होती है और हमारे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है टेररिस्ट्स को फाइट करने का इन वेरियस टेरेन्स। हम ना केवल जंगल के अंदर, जंगल वॉरफेयर के अंदर निपुण हैं, साथ ही हम डेजर्ट्स के अंदर, उसी तरह से माउंटेन वॉरफेयर के अंदर, स्नो पीक्स के ऊपर, चाहे वो सियाचिन हो, इन सारी टेरेन्स के अंदर हमारे को वॉरफेयर करने का और फाइट करने का एक्सपीरियंस है। सो वी हैव ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स। हमारे ग्रूम करने वाले इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो बहुत ही सख्त और डिसिप्लिन्ड हैं। अकेडमी से लेके, चाहे वो जवानों की ट्रेनिंग अकेडमीज हों, चाहे वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अकेडमीज हों, उस्ताद कहीं पे भी आपको कोई भी लैक्सिटी नहीं देंगे। आपको जो है इधर से उधर नहीं होने देंगे। बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हम जो है मेंटेन करते हैं। इसी में मैं एक चीज़ बात और कहना चाहूँगा, हम बहुत सारी ब्रिटिश लेगेसी को कैरी ऑन करते हैं। ब्रिटिश लेगेसी के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम अभी भी आर्मी एक्ट के होने की वजह से बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। ब्रिटिशर्स ने कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए हैं क्योंकि उनका सारा का सारा दारोमदार पूरा का पूरा कंट्री के अंदर फौजी रूल के ऊपर डिपेंडेंट था। एक स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक एंड फोर्सफुल आर्मी के हिसाब से वो रूल करते थे कंट्री के अंदर। वो हायरार्की एंड अथॉरिटेटिवनेस इंडियन आर्मी की एज वेल एज आर्म्ड फोर्सेस की अभी तक गई नहीं है। इस करके हमारे को लिमिट्स ऑफ एंड्योरेंस टेस्ट करने की इन दी फोर्सेस आदत पड़ गई है, एंड दैट्स व्हाई वी आर रियली पोटेंट। एग्जैक्टली सर। अभी डिसिप्लिन की फिर से मैं बात करना चाहूँगा। वैसे तो आपने कर दिया एक्सप्लेन, पर जब आर्मी की बात आती है, भारतीय सेना की बात आती है, तो बोलते हैं कि जो आर्मी में लोग होते हैं बड़े डिसिप्लिन होते हैं, टाइम के पक्के पाबंद होते हैं। जो ये जज्बा आता है, ये डर से आता है या भरोसे से? दोनों है। देखिए, कोई चारा नहीं है। आपके पास अगर जो है टाइम की पाबंदी नहीं होगी, आप if you are not conscious as to what wasting time can do damage to you, जी, फिर आप फौजी ही नहीं है। बिल्कुल। सो अगर आपने स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात है, अगर आपने मौके पे काम नहीं किया या मौके पे हरकत नहीं की, तो जरूरत पड़ने पे दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। एग्जैक्टली। हर एक चीज टाइम के साथ होनी बहुत जरूरी है, और अगर टाइम के साथ नहीं होगी, हुक्म की तामील या जो है हुक्म नहीं मानेंगे, चाहे वो जवान है चाहे वो ऑफिसर्स हैं, टाइम बाउंड मैनर में एंड पंक्चुअलिटी के साथ, बिल्कुल, तो जब मौका आएगा तब वो डिलीवर नहीं होगी। द एंड रिजल्ट विल नॉट बी देयर, एंड इन द आर्म्ड फोर्सेस यू जस्ट कांट फेल। In the armed forces, you have to deliver. You just can't say कि sorry मेरे से नहीं हुआ, sorry आप मैं कल कर दूंगा, या sorry आज जो है थोड़ा लेट हो गया, कल लेकिन कल से जो है वो पाबंदी होगी। आप ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि दुश्मन दोबारा नहीं आएगा, आपको बता के नहीं आएगा। आप वहां पे हैं तो आप कुछ मुकाबला कर पाएंगे, अगर आप नहीं हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो आप टाइम से अगर लेट हैं तो फिर आप अगले जन्म में मिलिएगा उससे। टाइम पे ही डिलीवर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इंडियन आर्मी का एक मोटो है। ग्राउंड लेवल पे इस चीज को सार्थक करना कितना टफ होता है एक आर्मी पर्सन के लिए? ये आज के सिनेरियो में थोड़ा टफ है, आई एग्री विद यू। बहुत सारी यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसेस हैं उसके, यंग सोल्जर्स हैं, उनकी 17-18 ईयर्स की एज रहती है, उनकी एस्पिरेशंस हैं, यंग जवान हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनको वो छोड़ के चले जाते हैं, द गर्ल्स मूव ऑन,
और भी बहुत सारी दिक्कतें लाइफ के अंदर आती हैं, तो वो उनको जो है सर्विस बिफोर सेल्फ फिर उस सिनेरियो के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्विस बिफोर सेल्फ को एक मेजर्ड वे में, बड़े होलिस्टिक वे में देखने की ज़रूरत है। सर्विस बिफोर सेल्फ के अंदर ऑब्वियसली करप्शन एंड अदर थिंग्स, जो इल गॉटन मनी है वो तो आउट, लेकिन एट द सेम टाइम जेन्युइन वेलफेयर एंड ट्रेनिंग जो है जवान की या ऑफिसर्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है। और उसके अंदर आप सिर्फ यही नहीं कह सकते दी ट्रेनिंग इज दी ओनली वेलफेयर। पहले कहा जाता था ट्रेनिंग इज दी ओनली वेलफेयर, दैट इज नो लॉन्गर ट्रू। दी एक्चुअल वेलफेयर इज उसको राइट टू कम्युनिकेशन देना, उसको राइट टू छुट्टी देना, उसको राइट टू उसको प्रोवाइड करना उसका डिग्निफाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको डिग्निटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना एक सोल्जर को और एक ऑफिसर को, उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना कंट्रीमैन की आईज के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं सर्विस बिफोर सेल्फ के प्रीव्यू से बाहर हैं। आप बोलेंगे वो सर्विस करता रहे, लेकिन आप जो है उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो नहीं है उस सर्विस बिफोर सेल्फ के अंदर शामिल। सेल्फ रिस्पेक्ट इज even more important sometimes than service. So you give the dignity to the soldier, वो सर्विस तो फिर करेगा ही अच्छे से। लेकिन अगर आप उससे वो चीज़ें उसकी विड्रॉ कर लेंगे, आप उसको कम्युनिकेशन के राइट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि ये इंफॉर्मेशन लीक कर देगा, उसको ट्रेन नहीं करेंगे एडिक्वेटली, फाइट करने के लिए ट्रेन नहीं करेंगे, उसको एंड्योरेंस के लिए ट्रेन नहीं करेंगे, आप उसको जो है दूसरे रास्तों के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, वो फिर जो है सेल्फ का पार्ट बन जाता है। वी शुड अवॉइड दैट। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ईच स्टेज के ऊपर ऑफिसर सर्विस बिफोर सेल्फ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने अपने पलटन में डिफरेंट तरीके से। होलिस्टिकली इंडियन आर्मी सर्विस बिफोर सेल्फ की जो है मिसाल है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर या किसी भी और कंट्री के अंदर सेल्फ बिफोर सर्विस के मोटो के साथ वो चलते हैं। उनके जर्नल जाके यूएसए के अंदर, लंदन के अंदर और दुबई के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं और उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं और उनके पास बेशुमार दौलत। लेकिन हमारी जो है आर्म्ड फोर्सेस है बेहद डिसिप्लिन सर्विस करते हैं, सेल्फ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, दिए हुए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, चाहे वो हमारे जवान हैं चाहे वो हमारे सोल्जर्स हैं। दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड टुवर्ड्स सर्विस रादर देन फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स। ओके, अभी आपने सर पाकिस्तानी आर्मी की बात की, तो क्या सर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेनिंग जो फिलोसफी है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या आप देखते हैं? तो बेसिकली करप्ट है वो तो। हाँ, डेफिनेटली। तो उनसे क्या कंपैरिजन करना? तो उनसे कोई कंपैरिजन है ही नहीं हमारा। वो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे आर्मी का रूल है। तो वहाँ पे आर्मी का रूल है। ये सिर्फ बोलने की बात है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछ के, आर्मी के चीफ से पूछ के डिसीजन लेते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को लड़ाई हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल क्या, वो उनको प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं, उनके पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कारगिल की लड़ाई हारने के बाद उन्होंने मुशर्रफ को प्रेसिडेंट बना दिया। वो हर बारी जब वॉर हार जाते हैं तो वो अपने जो है जो चीफ होता है उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो उन्होंने बना दिया है। तो इस करके उनकी और हमारी ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत फ़र्क है। उनकी ट्रेनिंग बेसिकली जो है वो रिलीजियस बेस्ड ट्रेनिंग है। वो रिलीजन को पैरामाउंट मान के ट्रेनिंग जो है करवाते हैं। उनका मोटिवेशन फैक्टर दो ही हैं, एक तो रिलीजन और दूसरा एंटी इंडिया। वी शुड कंपेयर विद चाइना इफ वी हैव टू। चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस इट इज सेड आर डिसिप्लिन्ड, हाउएवर दे आर नॉट एज एडिक्वेटली ट्रेन्ड एज द इंडियन आर्मी। आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट ऊपर से लगता है कि उनकी डिसिप्लिन, सिमेट्री, यूनिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स एंड उनके मोटिवेशन शायद लेवल्स पाकिस्तान से जो है वो बेटर होंगे। जी, अच्छा, इसी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे और मैं लेना चाहूँगा। अभी T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने बोला कि हम पहले तो भारत के साथ नहीं खेलेंगे, अभी 15 फरवरी को मैच है। पूरी तरह से रजामंदी हो गई है। जो खेलों को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जा रहा है, पॉलिटिक्स नहीं है, हम खेलना ही एक्चुअली जो है वो खेलना चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान एक कंट्री है जो ओपनली टेररिज्म को बढ़ावा देती है। उनके प्लेयर्स भी ओपनली टेररिज्म को बढ़ावा देते रहे। दे हैव बीन पोर्ट्रेइंग एज इफ उन्होंने ओपनली टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है।
दे हैव बीन सपोर्टिंग टेररिस्ट्स हु हैव बीन कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उनके प्लेयर्स भी इसको सपोर्ट करते रहे हैं। एक टेररिस्ट नेशन के साथ जो हब सेंटर ऑफ टेररिज्म है दुनिया भर के अंदर, उसके साथ किसी भी तरह की टाइज रखने का कोई मतलब नहीं है। यू कांट बी गोइंग टू द बैटलफील्ड एंड फाइटिंग देम एंड किलिंग देम, और वो हमारे जो है निर्दोष लोगों का खून बहाएं और फिर उसको सेलिब्रेट करें, और उनके जो है हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं वेरियस जगह, और टेररिज्म उनका वे ऑफ लाइफ बन गया है। तो पाकिस्तान के इस तरह के लोग अगर हमारे साथ आके फ्रेंडली एक्सचेंजेस करना चाहते हैं, हमारे साथ गेम्स खेलना चाहते हैं, हमारे साथ कल्चरल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, सॉन्ग एंड डांस कंपटीशन करना चाहते हैं, ये कहाँ रुकेगा। आज जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, कल आप जो है उनके साथ मूवीज बना ही रहे थे, फिर आप उनके साथ डांस गाना करेंगे, फिर आप उनके साथ जो है वो रिलेशनशिप और इक्वेशन रखेंगे, तो फौजी लड़ाई लड़ता रहेगा बॉर्डर के ऊपर और उधर लड़ता रहेगा, बाकी आदमी अपनी जिंदगी जीता रहेगा। ये वैसे ही हो गया कि जस्ट जो है वो बोल दो हाँ फौज बहुत अच्छा है, फौज बहुत अच्छा है। मेरे को सैड है, एंड आई हैव अ वेरी वेरी सैड फीलिंग कि ऑप सिंदूर के अंदर भी जब क्लाइमेक्स के ऊपर चीजें आई तो शायद हमारी जनता भी उतनी ज़्यादा विलिंग नहीं थी कि ये और आगे एक्सटेंड हो ऑप सिंदूर। एंड क्योंकि उनको जो है जब लगा कि हमारे जो है वो डेली दिनचर्या के ऊपर फ़र्क पड़ने लगा है, अभी शादी नहीं कर सकते, अभी जो है इमीडिएटली बाहर नहीं जा सकते, ओपनली ट्रैवल नहीं कर सकते, डेस्टिनेशंस के ऊपर नहीं जा सकते, तो लोगों को लगा कि ये तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है और लड़ाई शायद नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू कॉल अ लाइन, वी हैव टू कॉल द ब्लफ ऑफ टेररिज्म, वी हैव टू कॉल द ब्लफ ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म विच पाकिस्तान इज इन्फ्लिक्टिंग ऑन अस। और इस तरह की कंट्री के साथ जितनी रिस्ट्रिक्टेड हमारी टाइज हों, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, कल्चरल टाइज हों, ट्रेड टाइज हों, डिप्लोमेटिक टाइज हों, उतना अच्छा है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जब से हमारा भारत देश अलग हुआ, आज़ाद हुआ, एक अपना हमारा देश बना, उसके बाद से ही पाकिस्तान का साया एक आतंकवाद के रूप में हमारे ऊपर वो मंडराता रहा। ऐसे ही इंसिडेंट साल 2001 में भी हुआ। 13 दिसंबर 2001 को संसद में आतंकी हमला हुआ। उसके बदले भारतीय सेना ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया, जिसमें आप भी थे। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत लंबा चला, तकरीबन 10 महीने तक ये चला, जिसमें हमारे 798 जवान भी शहीद हुए। इस ऑपरेशन की पूरी कहानी क्या थी सर, थोड़ा ये बताएं। देखिए, पाकिस्तान ने 2001 में ही नहीं, पाकिस्तान लगातार हर 2-3 साल के अंदर बहुत ही विशियस अटैक्स करता रहा है। उन्होंने ना केवल संसद के ऊपर, उन्होंने हमारी फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर मुंबई के वे, उन्होंने हमारे वेरियस कुल्हांड के अंदर 2006 के अंदर उन्होंने लाइन से हिंदुओं को मार डाला। अभी पहलगाम के अंदर, उरी के अंदर, ये सारे के सारे अटैक्स एवरी 2-3 ईयर्स मेजर अटैक्स होते रहे हैं, जिसके अंदर मैसिव कैजुअलिटीज, इनोसेंट्स की कैजुअलिटीज, रिलीजियस बेस्ड अटैक्स एंड रिलीजियस आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हुए वेरियस अटैक्स पाकिस्तान ने किए। जी जी। ऑपरेशन पराक्रम 10 महीने का नहीं, लगभग 1 साल ही एक्सटेंड हो गया। एंड द आर्म्ड फोर्सेस वर इनटू आई टू आई कॉन्फ्रंटेशन, बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयमेंट हो गई थी। मेरे अकॉर्डिंगली ऑपरेशन पराक्रम अपने दिए हुए रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाया फुली। जी जी। और उसका रीज़न ये है कि ना हम फुली पाकिस्तान के अंदर हम नहीं गए, शायद हमारे को जाना चाहिए था। I was too junior at that time, तो I cannot take a call as to what happened at the higher level और highest level के ऊपर क्या हुआ। But ground के ऊपर as a lieutenant and captain जो feeling थी वो मैं fully well versed हूँ। एवरी डे एक इरिटेटिंग फीलिंग थी कि हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। वो एक लड़ाई का माहौल बना दिया गया था, पूरे में माइंस लगा दी गई थी, आमने सामने फायरिंग दबा के हो रही थी, कैजुअलिटीज भी दोनों तरफ से हो रही थी। हमारा अपर हैंड था, हम इनिशियली ऑप पराक्रम में मूव कर गए और पाकिस्तानियों ने तब तक मूवमेंट भी नहीं की थी। इनिशियल मूवमेंट हमारी बहुत फास्ट थी, पाकिस्तानियों से ज़्यादा फास्ट मूवमेंट थी। हाउएवर ओवरऑल लड़ाई का माहौल नहीं बन पाया, इन दी सेंस कि लड़ाई नहीं हुई, एंड पाकिस्तान गॉट अवे विद इट। उन्होंने जो है, हमने वो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया उनको तो हमने मार दिया, लेकिन पार्लियामेंट पे अटैक करने वालों के पीछे जो थे उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि
कि उनकी पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, ऑब्वियसली वो वैसे ही तो नहीं वहां पे लोग पहुंच गए और जाके पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया. इट वाज अ निफेरियस डिजाइन ऑन द पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान. सो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट प्लान्ड इट एंड गॉट इट डन एंड अटैक्ड आवर पार्लियामेंट, whereas they neither got diplomatically isolated nor got punished militarily. तो वो एक अपराक्रम के का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या जो है हमने सबक नहीं सिखाया और हमारे हालांकि कैजुअलिटीज हो गई. हमने पूरा का पूरा खामियाजा भुगता, आर्म्ड फोर्सेस ने पूरा का पूरा खामियाजा भुगता. सारी मोबिलाइजेशन 1 साल से ऊपर रही. हमारे बहुत सारे एसेट्स एंड लोकेशंस लीक हो गए. हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जो वीकनेसेस हैं वो भी उजागर हो गई. कुछ वीकनेसेस हमें भी पता चली पर दुश्मन को भी पता चल गई. तो इस करके और दुश्मन को सबसे बड़ा तो ये कि उसको ये लगा कि ये कुछ नहीं करेंगे. क्यों उनकी हिम्मत हुई? 2001 के अटैक के बाद 2002 में बहुत सारे अटैक हुए. 2002 के अंदर कोर कमांडर 16 कोर 2003 के अंदर जो है वो घायल हुए. 2002 में पूरा पराक्रम चलता रहा. हीरा नगर में, सांबा में, कठुआ के अंदर, अखनूर के अंदर लगातार 2002-2003 के अंदर अटैक होते रहे. उसके बाद आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर फिलाइन अटैक बहुत सारे 2003 के अंदर हुए. 2005-6 के अंदर टेररिज्म पूरा जम्मू एरिया के अंदर उन्होंने फैलाया. कुल्हाड़ 2006 के अंदर उन्होंने किया. उसके बाद 2008 के अंदर आपको पता ही है मुंबई का अटैक किया. ये हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि हमने अपराक्रम में उनको क्रेडिबल जो है जवाब नहीं दिया और उसके बाद फिर ये हुआ. सो ये जवाब हमारे को जो हमने देने अभी शुरू किए हैं और ऑप सिंदूर में दिया है और उससे पहले हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था. एनीवे, नेवर लेट देन नेवर. ये अभी क्लियर कट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है. कभी भी पाकिस्तान एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जवाब उसको उसके घर में जाके दिया जाएगा. ये पॉलिसी हम पहले ही अगर इंप्लीमेंट करते तो ये जो है उनकी हिमाकत नहीं होती जी कभी करने के अटैक. जी, जिस तरह से भी पॉलिसीज में बदलाव लाया जा रहा है, आप भी जिस तरीके से बता रहे हैं, तो हम ये मान के चले कि आने वाले टाइम में टेररिज्म पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा. पाकिस्तान जो है इन कनाइवेंस विद चाइना वर्क करता है. टेररिज्म का हब सेंटर पाकिस्तान है. जब तक पाकिस्तान ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी चेंज नहीं करेगा, जब तक उसको जो है डेफिनेटिवली हम उसकी मिलिट्री कैपेसिटी को इतना डिटोरेट नहीं करेंगे कि उसकी एक लॉन्च पैड्स लॉन्च करने की, टेररिस्ट्स को ट्रेन करने की और इन्फिल्ट्रेट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, तब तक ये टेररिज्म चलता रहेगा. बिकॉज वो वहां से भेजते रहेंगे. तो वो उनकी मिलिट्री को डिटोरेट करने की, उनकी कैपेसिटी, उनकी विल को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है. उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होगा? वो उनके कैंट्स के अंदर चलता है, वो उनकी कंटोनमेंट्स के अंदर ऑफिसर्स ट्रेन करते हैं, उनकी ग्रूमिंग उस तरह की है. टेररिज्म इज देयर स्टेट पॉलिसी. टिल द टाइम दैट स्टेट पॉलिसी चेंजेस व्हिच विल रिक्वायर मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, all 3 levels we will have to indulge Pakistan at a very massive scale. And even some other countries may also have to be involved to put a pressure on them so that they cannot economically at least sponsor terrorism. Militarily we can take care of them, maybe politically and diplomatically also, but उनका economic survival मुश्किल होगा, तभी वो उसको फंड नहीं कर पाएंगे टेररिज्म को और अपनी मिलिट्री को. Their military infrastructure has to be deteriorated in such a way that they are incapable of launching terrorist attacks into the country. अभी सर कारगिल वॉर की जैसे मैं फिर से बात करूं तो बड़ी सारी चीज़ें उसमें हुई. एक तो आपका एक माइंडसेट बना कि मुझे आर्मी में आना है. दूसरा, अभी CDS का एक रहा इंडियन आर्मी में, तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS होते हैं. 2019 में सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया, लेकिन ये कहा जाता है कि कारगिल वॉर में ये मेंटेलिटी आई क्योंकि कारगिल वॉर में बड़े सारे लैक्स हो रहे थे, सेनाओं का आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा था. तो उस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग था ये दौर और तभी ये लड़ाई इतनी लंबी चली. CDS की अपॉइंटमेंट PMO के अंदर होनी चाहिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं होनी चाहिए. अभी आप प्रेजेंटली देख रहे हैं
एंड ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और मेरी किसी भी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। जी। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, जनरल मुकुंद ने जो भी कहा है उससे लेसन क्या लर्न होके आ रहा है, वो लेसन एक ये लर्न होके आ रहा है कि सीडीएस जो है वो पीएमओ के अंदर होने चाहिए। ही शुड हैव द डायरेक्ट ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी 1-to-1 होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे नेशनल सिक्योरिटी मैनी टाइम्स एनहांस होती है। उनको सीडीएस को इंटर मिनिस्टेरियल अहदेदारों के साथ बात करने की जरूरत पड़ती है। उनको फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर बात करने की जरूरत पड़ती है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो रेफरेंस के अंदर आया है और वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाया गया है, मुझे पता नहीं उसकी क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, जो लेकिन एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उठा रहे हैं कि 4 टैंक मूव कर रहे थे चाइना के विद फुल गस्टो एंड स्पीड विद एन इंटेंट टू असॉल्ट एन इंडियन पोस्ट। वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर की स्टार्ट थी, उसकी एक डिसीजन मेकिंग लेनी थी फ्रॉम द टॉप हायरार्की। उसके अंदर अगर सीडीएस पीएमओ के अंदर होते तो डिसीजन मेकिंग, मुझे ऐसा लगता है, फास्टर हो सकती थी और डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकती थी। सो ये एक लेसन लर्न्ड है। ये इसके ऊपर वेरियस लोगों की वेरियस व्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के वेरियस व्यूज हो सकते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए और कंट्री के लिए ये एक लेसन है जो हमारे को पॉजिटिवली पॉलिटिकल बायस के को साइड में रखते हुए अपनाना चाहिए। सीडीएस को पीएमओ का हिस्सा होना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छा सर आपने बात बताई है, और ये जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ये हमारे लिए भी काफ़ी समझने की बात है, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ अब तक थी नहीं। पहले क्या था सर कि इन्फेंट्री पैदल लड़ती थी, अब क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, ड्रोन है, एआई, साइबर एक वॉरफेयर चल रहा है। तो आज के दौर में जो आर्मी जवान की ट्रेनिंग होती है, कितना हेल्पफुल हो रही है सारी चीज़ें? ये सारी की सारी देयर इज अ मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली दैट इज टेकिंग प्लेस विद द ड्रोन्स एंड द एंटी ड्रोन सिस्टम्स। और ये सारा का सारा मॉडर्न वॉरफेयर, डिसरप्टिव वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर एंड ऑल दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दैट हैव कम अबाउट, ये बहुत सारी चेंजेस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हो रही हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस रेगुलरली मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं। हमारे जो जेन जी है, लोग जब कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि हमारा जेन जी जो है वो शायद हैंडल नहीं कर पाएगा रिगर्स के आर्म्ड फोर्सेस के, वो बहुत ही एप्ट है। वी आर अ यंग नेशन, आवर नेशन इज द मोस्ट एडुकेटेड नेशन ऑल्सो इन द सेंस के जो है 35 से नीचे 65% हमारी जनता है, और ये वेल वर्स्ड है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से। इनकी पैदाइश ही मोबाइल के साथ हुई है। दीज पीपल आर साइबर लिटरेट। हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइबर लिटरेट दुनिया के अंदर है, यंग पॉपुलेशन साइबर लिटरेट दुनिया के अंदर है। वी हैव एन एडवांटेज एज फार एज ट्रेनिंग दिस पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड। आई थिंक हमारा जेन जी अमेजिंग है, वो सड़कों के ऊपर खुरापात नहीं करने वाला। हमारा जेन जी दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाला है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। हमारा जेन जी एडिक्वेट ट्रेनिंग और इक्विपमेंट उसको प्रोवाइड कर दो, आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दो, आप उसको ग्रूमिंग दे दो, वो दुश्मन के ऊपर भारी पड़ेगा। उसको जरूरत नहीं है, उसको मेरी यूनिट जो है वो T55 से T90 के ऊपर कन्वर्ट की। T90 एक मच मॉडर्न टैंक है, उसके अंदर कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं, उसके अंदर कोई डेल्टा डी टेक्नोलॉजी है, कोई ये है, कोई वो है, जो कि बहुत टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव है। ये टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए एक लिटरेट एंड डिजिटली लिटरेट माइंड चाहिए, और वो डिजिटली लिटरेट माइंड हमारे पास है। सो व्हेन यू से कि ट्रेनिंग किस तरह से चेंज हो रही है, अभी इक्विपमेंट चेंज हो रहा है। बहुत सारा इक्विपमेंट नया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बाय कर रही है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है। अभी आपने देखा कि 22%, 23% ईयर ऑन ईयर मॉडर्नाइजेशन के लिए इंक्रीज हुआ है। द डिफेंस बजट हैज आल्सो बीन सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। देयर आर मॉडर्न इक्विपमेंट जो हम बाहर से भी और आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम अपनी इंडिजीनियस कंपनियों से भी उठा रहे हैं। ये इक्विपमेंट फुली अभी इंटीग्रेट हो रहा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, और जैसे जैसे इंटीग्रेट होता जा रहा है वैसे वैसे ट्रेनिंग के सिस्टम्स भी चेंज होते जा रहे हैं। इन ड्रोन वॉरफेयर, एंटी ड्रोन वॉरफेयर, अदर
modern radar systems, battlefield management system, C5IR systems and other systems are being incorporated into the armed forces. These systems we will have to incorporate training modules. There are companies also, private sector also, which is giving a much helping hand. Simulators have been created, Zen Technologies and other companies. I'm just taking one name, but I don't mean के वही हैं, और भी कई हैं. So such like companies are also giving a helping hand for meaningful training, हमारी meaningful training के लिए. So ये सारा का सारा मॉड्यूल over a period of time in another 3-4 times पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. ट्रेनिंग के भी पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, जिस तरह के लोग आ रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी चेंज हो जाएगा. Gen Z with this changed equipment and training modules are going to be even more potent than what they are right now. जी, Gen Zs की सर आपने बात की, नो डाउट बहुत एनर्जेटिक है वो, मीडिया से पूरी तरह से, सोशल मीडिया से वो कनेक्टेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड वो आर्मी को इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू उसे कनेक्ट करते हैं. ये एक मिथ है. हमारा Gen Z एक सर्वे हुआ है, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, सर्वे हुआ वेरियस कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर सिर्फ 13% लोग अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं. देयर आर कंट्रीज जहां पे 40% के ऊपर आंकड़ा आके जो है वो रुक जाता है. इंडिया के अंदर 75% लोग, चाहे डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, फीमेल्स भी जो है वो अपने देश के लिए वेरियस कैपेसिटीज में, चाहे वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्चुअल फाइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नैरेटिव फाइटिंग की बात हो, इन सब के ऊपर हमारा Gen Z कंट्री के साथ बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है. दे आर एब्सोल्युटली नेशनलिस्ट. We have a patriotic generation and cutting across party lines. और मैं क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, मुझे इस बात से नफरत है जब हम डिवाइड कर देते हैं कंट्री को वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो शायद ये एंटी नेशनल होगा. ये कंट्री को डिवाइड करने वाली बात है. हम कंट्री को डिवाइड ना करें. पूरी की पूरी Gen Z और हमारे सारे के सारे जो पिछली जनरेशन भी है, वो जो ग्रूमिंग प्रोवाइड कर रही है Gen Z को, और Gen Z की अपनी एस्पिरेशंस हैं. एस्पिरेशंस होना कोई बुरी बात नहीं है. कोई भी वॉर इज नॉट अ गुड थिंग. ये कह देना कि Gen Z जो है वो ऑटोमेटिकली वॉर में जाने के लिए तैयार हो जाए, वो कोई भी जनरेशन तैयार नहीं थी. और Gen Z नहीं है तो कोई बात नहीं. वी वांट टू मेक अ पीसफुल एंड अ पीस लविंग वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम लव फॉर द कंट्री हैज नॉट डाइड डाउन. पेट्रियोटिज्म हैज नॉट डाइड डाउन. Gen Z loves the country as much as you and me do. So let's give them the space that they require. अगर उनको जो है सोशल इंटरेक्शन के लिए स्पेस चाहिए, उनकी नई एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए उनको स्पेस चाहिए, उनको नए लोगों के साथ मिलना है, उनका लिबरल आउटलुक है, वेरी गुड, वेरी नाइस. बट इफ दे आर विलिंग टू फाइट फॉर देयर कंट्री व्हेन द सर्वाइवल कम्स टू क्वेश्चन एंड दे आर विलिंग टू पिक अप द वेपन और द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फाइट फॉर देयर कंट्री, आई थिंक हमारा Gen Z जो है वो टॉप पे है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर. सो मैं लोगों से नहीं मानता. मैं जो है वो लोग बोलते हैं कि नहीं उनको मोबाइल की आदत है, वो वीडियो गेम ही खेलते रहते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो रखे हैं. अरे दुनिया बदल गई है, अभी जो है वो मोबाइल के ऊपर ही वॉरफेयर होता है, डिस्टेंस से ही वॉरफेयर हो जाता है. कोई किसी को ऑप सिंदूर के अंदर जो है पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं पड़ी. पाकिस्तान से कोई इधर नहीं आया, वो वहां से इधर से ड्रोन गए और उधर से मिसाइल गई और इधर से बम फेंके गए, और वो 200 किलोमीटर इधर से ही हमने मिसाइलें फेंक के उनके टेररिस्ट्स के सारे वो डिस्ट्रॉय कर दिए. आर्टिलरी है, एयर डिफेंस है, मॉडर्न फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, उसके अंदर Gen Z बहुत ही एप्ट है एंड दे विल बी एबल टू जस्ट डिफीट द एनिमी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. आपने सर जिस तरह का जवाब दिया है, बड़े सारे प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं. बिल्कुल, बट एक सवाल मैं चाहूंगा आपसे. अभी सर मॉडर्न वॉरफेयर की बात चल रही है, अभी जो रूसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, कई सालों से लड़ रही है दोनों कंट्री आपस में, तो क्या ये भी एक मॉडर्न उसके वॉरफेयर का एक एग्जाम्पल बन चुके हैं? मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई भी वॉरफेयर इतना लंबा चलने वाला है. वी आर मच मोर कैपेबल, वी आर मच मोर एफिशिएंट, वी आर गोइंग टू गिव अ डिसिसिव व्यू. एयर चीफ ने कहा है हम पाकिस्तान को तो कुछ चंद घंटों के अंदर ही विल ब्रिंग देम ऑन टू देयर नीज. और अभी अगर ये ऑप सिंदूर भी 2-3 दिन और चल गया होता, फेज़ 1 ऑफ ऑप सिंदूर, तो 48 आवर्स के अंदर आप देखते कि हमारी एयर सुपरियोरिटी होती. अभी उनके हमने सारे के सारे
एयर बेसिस के रनवे उड़ा डाले, जिससे उनके काफ़ी ग्राउंड हो गए थे। अगर हम एक और राउंड और 2 राउंड और एयर फायर का उनके ऊपर एयर मिसाइल्स हम उनके जो है बेसिस के ऊपर दागते, आई थिंक उनकी मोस्ट ऑफ द एयरफोर्स ग्राउंड हो जाती। तो हमारा इतना लंबा नहीं चलेगा। इसके अंदर वेरियस डायनामिक्स हैं। वो यूरोप की लड़ाई है, उसके अंदर नेटो की इन्वॉल्वमेंट है। रशिया और नेटो की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन सिर्फ बैटलफील्ड है, वो तो एक कुरुक्षेत्र बना हुआ है। बाकी इन्वॉल्वमेंट पूरे के पूरे यूरोप एज वेल एज अमेरिका की है उसके अंदर, यूएसए के अंदर की है उसके अंदर। सो देयरफॉर द वॉर हैज गॉट लिंगर्ड ऑन. The wars are fought at various domain levels, like I said. It's not only the kinetic field and the military that is fighting there. It's also at various diplomatic, political levels, as well as cyber warfare, as well as a lot of information warfare that is taking place. So this war is the slowest war in a very, very long time. This kind of slow wars may or may not happen in future. इंडिया की तो इस तरह की हम तो टेररिज्म के अगेंस्ट पिछले 20-25 साल से इस तरह की लड़ाई लड़ी रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के साथ एट पीस हैं ही नहीं। हम उनसे पिछले 20 साल से 25 साल से जो है लड़ रहे हैं, और पहले भी लड़ रहे हैं, 75 साल से लड़ रहे हैं ऑफ एंड ऑन। मेन डिक्लेयर्ड वॉर चाहे ना हो, but they have launched a war with 1,000 cuts, and all those things which they have done is tantamount to warlike situation only. However, actual fighting in which real kinetic operations and conventional warfare takes place, and Air Force and the Army and the armored gets involved, I think is not going to last with Pakistan more than 10-12 days. पाकिस्तान वैसे ही नहीं 10-12 दिन में वैसे ही बैठ जाएगा पूरा का पूरा। उनके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। 24 साल आपने भारतीय सेना को दिए, उसमें से 6 साल आपने जम्मू कश्मीर में 7 साल अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी। तो एक आकाशवाणी में मैं सुन रहा था आपको, आपने बोला था कि जब मेरी कश्मीर में पोस्टिंग थी तो मेरा खून खौल जाता था। सर, कश्मीर क्या जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है, अंदर से इतना ही भयानक है? नहीं, कोई भयानक नहीं है। नहीं, मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कुछ बोला कि मेरा खून खौल जाता था। वो तो जब टेररिस्ट्स के साथ आपके एनकाउंटर होते हैं या वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिस तरह की वो करते हैं, टेररिस्ट्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्लॉइटिंग द लोकल पीपल। वहाँ पे टेररिस्ट्स उनकी कोई गुडविल नहीं है टेररिस्ट्स की। जो पाकिस्तानी टेररिस्ट्स खासकर आते हैं, दे इंडल्ज इन रेप एंड रिमांड ऑफ द लोकल पीपल, एंड वो लोगों को मारते हैं, उनकी एक्सटॉर्शन करते हैं, लोकल विमेन फोक को एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसको देख के व्हेन यू सी कि आपके अपने कंट्रीमैन के ऊपर इस तरह की एट्रॉसिटीज या टेररिस्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं, नेचुरली आपका खून खौलता है। सो आर्मी ऑफिसर वहाँ पे जो पोस्टेड है आरआर में, विंटर कट ऑफ पोस्ट के अंदर, जिसको एक एरिया की 70-80 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फॉर देयर टू बी पीस एंड पीपल, लोग वहाँ पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से बिता पाए। एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस लोकल पीपल एंड टेक एक्सटॉर्शन फ्रॉम देम एंड मिसयूज देयर local women folk, get into their houses and do all sorts of atrocities. एक किताब है In the Times of Article 370 जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से ये टेररिस्ट्स लोकल लोगों को तंग करते हैं, वुमेन फोक को तंग करते हैं। वो अगर कोई भी देखेगा तो नेचुरल सी बात है आपका खून खौल ही जाएगा। दे डू इनह्यूमन एक्ट्स देयर। जी जी। कश्मीर की सरहदों पर 7 साल आपने पहरा किया, हम सब की आपने सुरक्षा की। पीओके के संदर्भ में जो रणनीतिक चुनौतियां होती है उनका देश हित में और आम जो नागरिक होते हैं क्या प्रभाव पड़ता है सर? देखिए, मैं बॉर्डर के ऊपर नहीं, ये आरआर जो है ये पीछे रहती है, और टोटल मेरा टेन्योर 6.5 से 7 साल का था इन वेरियस, जिसमें 2 मैंने आरआर के टेन्योर किए। उसमें से एक आरआर बॉर्डर के पास था, एक थोड़ा पीछे की तरफ था। सो मैंने जिस लेवल के ऊपर मैंने वर्क किया उसका डायरेक्ट क्या लिंक है कंट्री के ऊपर, वो तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ना बता पाऊँ, बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि दी आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो चाहे वो हिंडरलैंड, वो J&K को इंडिया का इंटेग्रल पार्ट मानते ही नहीं, देखते भी उसी तरह से हैं, और वहाँ के लोगों को अपनी ही जनता समझते हैं। वहाँ के लोग भी भरपूर प्यार आर्म्ड फोर्सेस को देते हैं। ये लोग गलत समझते हैं कि वहाँ के लोग हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अपनी फोर्सेस नहीं मानते। वहाँ के लोकल जनता इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को, राष्ट्रीय राइफल्स को बहुत प्यार करते हैं।
बेस्ट फूड अगर मैंने कोई खाया है तो वहां पे लोकल्स ने ही खिलाया है। उनके घरों में रुकते हैं, वो अपने घरों में ठहराते हैं। जब टेररिस्ट्स के अटैक होते हैं खबर भी वहां के लोकल लोग देते हैं। आप हैरान होंगे, जिस एरिया के अंदर मैं था डोडा में, वहाँ पे 40% हिंदू पॉपुलेशन थी, 60% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उस एरिया के अंदर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन में भी थी। सारी टेररिस्ट्स के खिलाफ खबर मुस्लिम्स देते थे। क्या बात है। पूरी की पूरी पोस्ट पे आके देते थे, फोन के ऊपर देते थे। और ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए देते थे, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए देते थे। और वो जो है खबर उनकी होती थी कि टेररिस्ट्स गांव के अंदर आ गए हैं, टेररिस्ट्स गांव के अंदर छुपे हुए हैं, टेररिस्ट्स हमारे को तंग कर रहे हैं। कंधे से कंधा मिला के भी लड़ने के लिए वो तैयार थे। बहुत सारे वीडीसी के सेंटर 2004 से 2007 के बीच में बहुत सारे वीडीसी सेल्स को हमने जो है वो ट्रेनिंग भी दी। बहुत सारे टीए के अंदर जवान लोकल वहां के ज्वाइन किए, कटिंग अक्रॉस रिलीजियस बैकग्राउंड्स, हिंदू मुसलमान सब, सिख सब। और वो एक मैसेज है कंट्री के लिए कि इसको एक टेररिज्म की प्रॉब्लम देखें, इसको एक होलिस्टिक प्रॉब्लम देखें टेररिज्म की। और इस टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिटी के साथ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जहां हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को, सोसाइटी के वेरियस पार्ट्स को अगर हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे और उसको जो है डिफरेंटली देखना शुरू कर देंगे, टेररिस्ट्स का मंसूबा कामयाब हो जाएगा। वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं। ऑपरेशन दूर क्यों किया है उन्होंने? हमें क्यों करना पड़ा? उन्होंने पहलगाम में क्या किया? उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर करके जो है वो मारा। क्यों किया ऐसा? वो इस करके नहीं किया कि वो सिर्फ हेट दिखाना चाहते थे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। वो चाहते थे दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ पड़े। हमारी जो है वो कंट्री के अंदर बिगर मैसेज देना चाहते थे, क्रिमिनल हार्मनी हमारी वो करना चाहते थे। उससे क्या होगा? क्रिमिनल हार्मनी डिसरप्ट करने से हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाएगी। हमारे जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री से कम हो जाएगी। अगर हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स कंट्री के विद इन जो है शैम्बल्स में होगा, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो बाहर की कंट्रीज हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगी। उससे हमारा जो है वो रुपी वीक हो जाएगा, उससे हमारी बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, और हम पीछे चले जाएंगे। हम जो एक विश्व ताकत की तरह उभर के आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को, चाइना को पच नहीं रहा है। तो वो उस मंसूबे के साथ इस तरह का अटैक किया, जान के उसको ब्लेटेंटली ऐसा बनाया गया कि वो एक क्रिमिनल हिट लगे पूरी की पूरी। दिस वाज अ डिजाइन, इट वाज डिजाइंड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, और वो हमने एक विफल कर दिया। और ये विफल हमने वेरियस लेवल्स के ऊपर किया, चाहे वो हमारी ब्रीफिंग्स हो, चाहे वो हमारे नरेटिव हो, चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की हिट कैपेबिलिटी हो, चाहे वो हमारा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिस्ट्रेन हो इन दी एंड, टुवर्ड्स दी एंड, वो हमने डिजाइन पूरा का पूरा टेररिस्ट्स का विफल कर दिया। अच्छा, जम्मू कश्मीर का सर जिक्र आया, अभी आर्मी के कुछ कम्युनिटी रेडियोज़ भी शुरू हुए हैं जिसमें आप एक सूत्रधार थे। बहुत से लोगों को आपने इस कदम के थ्रू वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताएं।